हेलो दोस्तों, पीवाईक्यू स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो टॉपर होते हैं ना, वो पूरी किताब नहीं पढ़ते। वो स्मार्ट तरीके से सिर्फ वही क्वेश्चन करते हैं जो एग्ज़ाम में बार-बार आते हैं, और वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज से मैं 2024 में हुए डी ट्रिपल एसबी के सभी एग्ज़ाम जैसे वार्डन, मैटन, असिस्टेंट ग्रेड 3, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और भी कई सारे एग्ज़ाम जो 2024 में हुए थे, उसके जीके के सभी क्वेश्चंस करवाऊँगा। आपके लिए मैंने इस 524 पन्नों की पीडीएफ में सभी जीके के क्वेश्चंस को कंपाइल कर दिया है, और आज से ही मैं ये सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा विद ऑप्शन। क्योंकि डी ट्रिपल एस बी का एक लंबा इतिहास है, वो ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनाता है। आने वाले आपके सभी एग्जाम जैसे क्लर्क, एलडीसी, टीचिंग, बाकी सभी एग्जाम के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरा टारगेट है जीके में 35 में से 30 प्लस मार्क्स आपको दिलवाना, ताकि आप अपने बाकी और सब्जेक्ट पर प्रॉपर्ली फोकस कर सकें और पूरे में से पूरे यानी 35 में से 35 मार्क ग्रैब कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं, जीके जितना भी पढ़ लो, कितना भी रट लो, जीके हर बार हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है। इसलिए मैं आपके लिए ये स्मार्ट कंपाइलेशन लेकर आया हूँ। आपको ये पीडीएफ एग्ज़ाम से पहले मात्र 4 से 5 बार अच्छे से करना है, मात्र 4 से 5 बार। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप चाहे कितने भी एवरेज बच्चे रहे हों, आपको डी ट्रिपल एस बी में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इस पीडीएफ की हेल्प से आप एग्ज़ाम में टॉपरों को टक्कर देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। इस वीडियो का डेमो पीडीएफ मैं जल्द ही अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप वहाँ मैसेज या कॉल कर सकते हैं या कोई भी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए हम डे बाय डे करके 2024 में पूछे गए डी ट्रिपल एस बी के सभी एग्जाम के जीके के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी अलकनंदा से मिलती है? नंद प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग या विष्णु प्रयाग? इसको याद करने के लिए मैंने ये ट्रिक बना दिया है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, चलिए मैं जूम कर देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। एक बात आप याद रखना, इसमें जितने भी नदी हैं, खैर पहली बात तो पंच प्रयाग होते हैं, ये बात याद रखिएगा, जहाँ से गंगा नदी निकलती है। आप एक चीज नोट करिएगा, इसमें सारी नदी का एक कॉमन नाम है अलकनंदा। अलकनंदा ही नदी है जो सब नदियों में मिल रही होती है। तो विष्णु प्रयाग, तो कल्पना करें कि भगवान विष्णु जी धौली यानी सफेद वस्त्र पहने हुए हैं और अलकनंदा के नदी के किनारे खड़े हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। विष्णु प्रयाग क्या है? जहाँ धौली गंगा और अलकनंदा आपस में मिलती है। नंद प्रयाग, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा। सोचिए एक छोटी सी बच्ची नंदा अलकनंदा नदी में खेल रही है। फिर से, नंदा अलकनंदा नदी में खेल रही है, तो नंद प्रयाग बन गया। कर्ण प्रयाग, इसको याद करने के लिए पिंडर और अलकनंदा। पिंडर, तो कर्ण जो महाभारत में थे ना, वो हमेशा पिंड दान करते थे। कभी अपना कुंडन कान का, कभी कुछ, कोई भी उनसे कुछ मांगता था वो पिंड दान कर देते थे। तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कर्ण जी हमेशा पिंड दान करते थे। तो कहाँ करते थे? अलकनंदा नदी के किनारे बैठ के। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो कर्णप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं आपस में? पिंडारी और अलकनंदा। इसके मिलने से कर्णप्रयाग वो पॉइंट है। देन रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। भगवान रुद्र यानी शिव जी मंदाकिनी नदी के शांत पानी में ध्यान कर रहे हैं और अलकनंदा भी उसके बगल में बह रही है। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि भगवान शिव हैं, वो अलकनंदा नदी के किनारे बैठे हैं और बस तपस्या कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ से ये याद रखें। तो रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। देवप्रयाग, देखिए ये बहुत एक्साइटेड और इम्पोर्टेंट है। डीपी, देवप्रयाग को हम डीपी से याद कर लेंगे। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये जहाँ आपस में मिलती है तब जाकर के गंगा नदी बनती है हमारी। फिर से, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में जब मिलती है तब गंगा नदी बनती है। इसको याद करने के लिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इमेजिन करिए कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ मिल रही है, हम वहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं और सेल्फी लेके हम कहाँ मतलब डीपी पे लगाते हैं ऐसे। तो ऐसे याद रख लीजिएगा इस चीज़ को। तो डीपी यानी देवप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में दिन के समय चलने वाली धूल भरी गर्म हवा
गर्म हवा, सूसक पवनों को संदर्भित करता है। नॉर्वेस्टर्स, महावत, लू, काल वैसाखी। वैसे सबको पता ही होगा इसका आंसर लू है। लू हमारे उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती है, जैसे बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल इस तक के एरिया में। तो नौ देखो इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये ऑप्शन है, क्योंकि क्या पता कल को ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए बना करके, ये पूछ लिया जाए, ठीक है। तो नॉर्वेस्टर क्या है, ये एक मानसून से संबंधित है, हवा है, हमारे ये बाहर बहती है यहाँ इंडिया के आसपास नहीं, तो इसे चलिए इग्नोर मारते हैं। महावत, महावत के बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि महावत बारिश ठंडी हवा को वर्णन करता है। महावत बारिश बेसिकली जब ठंड में बारिश होती है ना, उसे महावत कहा जाता है। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। लू आपको पता ही है, काल बैसाखी ये पश्चिम बंगाल के एरिया में बहती है, तो वहाँ उसको लू नहीं कहते। बेसिकली गर्मियों में चलती है बट उसे वहाँ लू नहीं कहते, काल बैसाखी कहते हैं। देखिए आपको ऐसे इनको याद करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? बेटर कम्युनिकेशन, इनहेंस इंफॉर्मेशन एक्सेस, एफिशिएंसी गेन, रिड्यूस सोशल एंगेजमेंट। तो पूछा गया है नॉट, इसको आप नोट करिए, नॉट पूछा गया है। तो बेटर कम्युनिकेशन तो साइंस और टेक्नोलॉजी पे इफेक्ट डालता है, अच्छा इफेक्ट डालता है। इनहेंस इंफॉर्मेशन एक्सेस, ऑब्वियसली ये भी डालता है। बेटर कम्युनिकेशन होगा तभी हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ेगी। इनहेंस इन्फॉर्मेशन होगा तो तेजी से इन्फॉर्मेशन जाएगी, टेक्नोलॉजी और साइंस का विकास करेगी। एफिशिएंसी गेन, जितनी एफिशिएंसी अच्छी होगी साइंस और टेक्नोलॉजी उतनी एक्यूरेट होती जाएगी। रिड्यूस सोशल एंगेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है देखो, इससे होने से उल्टा नुकसान होगा साइंस और टेक्नोलॉजी को, तो ये इम्पैक्ट नहीं डालती है। बतकुम्बा इज अ यूनिक फ्लावर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड तेलंगाना। तो बतुकम्मा तेलंगाना राज्य का एक महत्वपूर्ण अनूठा फूल त्योहार है। स्पेशली इसको याद रख लीजिए, महिलाओं द्वारा बनाया जाता है तेलंगाना में बतुकम्मा, ठीक है। तो उसको आप याद रखने के लिए याद कीजिए, बतुकम्मा ये दक्षिण भारत का नाम लगता है ना, तो अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारतीय राज्य केरल से संबंधित है? बिहू, छठ, ओणम या तीज? ऑब्वियसली केरल से रिलेटेड ओणम है। तो ये केरल का एक प्रमुख त्योहार है, इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें नौका दौड़, वल्लभ काली और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल कोई पूछ ले कि ओणम या फिर किस त्योहार में मतलब नौका दौड़ होती है, तो ओणम में, इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। बिहू, बिहू त्योहार हमारे असम राज्य में मनाया जाता है। ये फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ जाता है कि फसल कटाई में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, और ऑप्शन यही दे दिया जाता है। आपको बिहू तो पता होगा असम में होता है, बट ये नहीं याद रहेगा कि ये फसल कटाई पे बनाया जाता है। तो आप इन ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। छठ, ये मैक्सिमम हमारे यूपी के साइड और बिहार साइड के बंदे जानते होंगे। ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में मनाया जाता है। ये सूर्य देव की पूजा से संबंधित है। ये सवाल खैर आगे आया भी हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने हमने पढ़ लिया। तीज, तीज तो एक मतलब राजस्थान और ओवरऑल वैसा बनाया जाता है हमारे पूरे भारत में। The RBI can influence money supply by changing the rate at which it gives loans to the commercial bank. This rate is called the dash in India. Oh हो, वेरी गुड, अच्छा सवाल है। तो आप इसको ऐसे रख लीजिए, जब आरबीआई बैंक को ऋण देता है तो वो बैंक की दर पे देता है। तो आरबीआई जब बैंकों को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है तो वो बैंक रेट पर देता है, बैंक दर पे। और लगे हाथ आप इसको ये भी याद करा देता हूँ मैं आपको, जब ये वापस दर वापस लेता है ना, तो उसको रिवर्स रेपो कहते हैं। जब आरबीआई के पास अपनी अतिरिक्त राशि जमा कराते हैं सारे बैंक वापस, तो उसे रिवर्स रेपो कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, यह अनुपात जो बैंक अपनी जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखता है, यह मुद्रा पूर्ति के लिए नियंत्रित करने का एक उपकरण है। इसमें कुछ हिस्सा रिजर्व रखता है बैंक आरबीआई के पास अपना, आप इसको ऐसे लिख दिया। और लास्ट है वैधानिक तरलता का अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या है, बैंक अपना जमा राशि कुछ हिस्सा सरकारों के मतलब जैसे बॉन्ड, सोने, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रखता है, ताकि मतलब पैसे हमारे लिक्विड रहें। और यहाँ कैश रिजर्व रेशियो में आपको पता है बैंक कुछ अपने पास भी रखेगा ना, ताकि वो फटाफट अपने कस्टमर को दे पाए। सारा ही वो इन्वेस्ट कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो कैश रिजर्व रेशियो आपको समझ में आ गया। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आ गया, और ये तो इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन से आप बस पढ़ते रहिए और देखते रहिए जादू। निम्नलिखित में से किस तमिल महाकाव्य में कावलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है? तो मणि मेलखई में है। ओ,
एक्सक्यूज़ मी एक सेकंड। निम्नलिखित में से किस तमिल महाकाव्य में कावलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है? तो वो मणि मेखलई में है। ये एक तमिल बौद्ध महाकाव्य है जो कैवलन और माधवी की बेटी मणि मेखलई की कहानी बताता है। एट्टुगई एट्टुगई ये एक प्राचीन तमिल कविता है और सिलिपदिगारम बड़ाजीव नाम है इनके। ये एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। इसमें कावलन और कन्नगी की कहानी है। देखिए कितने इम्पोर्टेंट है। यहाँ कावलन और माधवी की बेटी की पूछा गया है। कावलन और माधवी बेटी, और यहाँ बताया गया है इसमें कावलन और कन्नगी की कहानी है। क्या पता कल को भाई ये हमारा सवाल आ जाए उठ करके। बहुत इंपॉर्टेंट है। तलिकपियम ये तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र पर एक प्राचीन ग्रंथ है। तो ये व्याकरण और काव्य शास्त्र रिलेटेड है। तलक्कपियम, और ये अट्टुगई है कविता से रिलेटेड। और ये दोनों तो आप याद कर लीजिएगा इसको जब भी आप पीडीएफ लेंगे। आपको इसको अच्छे से रटना होगा क्योंकि मैं 100% कह सकता हूँ अगला ऑप्शन यही होने वाला है हमारे एग्जाम में, यही क्वेश्चन बनेगा। लुसाई भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? तो लुसाई हमारे मिजोरम में बोली जाती है। लुसाई भाषा मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में बोली जाती है। ये लुसाई जनजाति में शामिल है। ओके ओके, तो उत्तराखंड में कौन सी बोली जाती है? यहाँ पे गढ़वाली कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। मिजोरम में लुसाई, एक इम्पोर्टेंट बताई दिया। और जम्मू कश्मीर में डोगरी और उर्दू जैसी भाषा बोली जाती है। और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पहाड़ी भाषा जैसे कि कांगड़ी, मलयाली, कुल्लूवी बोली जाती है। ये बहुत सा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। कल को क्या पता, जैसे मैं कह ही चुका हूँ आपको बार बार, कांगड़ी पूछ लिया जाए, है ना? तो आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। 3 से 4 बार पढ़ोगे आपको ईज़िली याद हो जाएगा, क्या वादा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट? प्रोटीन्स, फैट, आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट? तो प्रोटीन प्रोटीन के बारे में आपने सुना होगा कि जो जिम वगैरह जाते हैं ना, तो बहुत प्रोटीन प्रोटीन करते हैं। तो अब समझ लीजिए उससे क्या होता है, तो शरीर मसल्स बनती है हमारी। और जैसे कुछ कट वट जाता है तो उसको भरने में प्रोटीन हेल्प करता है। तो प्रोटीन शरीर के ऊतकों का निर्माण करता है और मरम्मत का काम करता है। वसा यानी कि फैट, यह भी एक पोषक तत्व है। यह ऊर्जा प्रदान करता है और हार्मोन उत्पादन में मदद करता है। देखो ये एग्जाम में ना आगे क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेगा। ये एनर्जी भी देता है और हमारे हार्मोन जो बॉडी में होते हैं उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। हमारे अंदरूनी जो पार्ट होते हैं ना उसको प्रोटेक्ट करने में काम करता है। जितने भी ऊपर की चर्बी होती है हमारे पेट फैस के ऊपर, वो फैट की होती है, वसा की। आयोडीन ये एक खनिज तत्व है। ये बेसिकली जो हमारे गले में थायराइड हार्मोन होता है ना उसको कंट्रोल करने में काम करता है। तो आयोडीन एक सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रेंट है। कार्बोहाइड्रेट या एक स्थूल पोषक तत्व है। यह शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रदान करता है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो तुरंत हमें एनर्जी देते हैं। जैसे चावल है, रोटी है, दाल है, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनमें भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, मतलब मिक्स होता है, बट मेन इनका काम होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। चलिए, बाकी आप इसे बार बार पढ़ेंगे आपको याद होता जाएगा। Who among the following controls the monetary policy of India? National Bank for Agriculture and Rural Development, Finance Minister, Security and Exchange Board of India या Reserve Bank of India? तो मॉनेटरी मनी से रिलेटेड है, ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई एक केंद्र बैंक है। देश में मौद्रिक नीति को तैयार करने और लागू करने और निगरानी करने की जिम्मेदारी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे मनी से रिलेटेड सारे काम करता है देश में। ये लागू करता है कौन से नोट बनेंगे, उसको कंट्रोल करता है और निगरानी करता है कि कोई मतलब जैसे डुप्लीकेट नोट तो नहीं छाप रहा उन सब पे, मतलब आप समझ जाइए। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा संसद में भी। तो नाबार्ड ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण और अन्य वित्त सहायता प्रदान करता है। तो ये गांव के मतलब जो कृषि और ग्रामीण इलाका है ना वहाँ पे ऋण देता है नाबार्ड, वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर, इनके बारे में सुना ही होगा अभी अभी फिलहाल हमारे क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा नाम मुझे, खैर। तो वही वित्त मंत्री वित्त सरकार का हिस्सा और वित्तीय नीतियों से संबंधित होते हैं, लेकिन मौद्रिक नीति का नियंत्रण आरबीआई के पास होता है। तो वही कह रहे हैं कि वित्त मंत्री मतलब मेन मंत्री होते हैं, वो डायरेक्ट नहीं करते, वो आरबीआई को ऑर्डर देकर करवाते हैं। अब बच्चा ये सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। आपने स्टॉक मार्केट के बारे में तो सुना होगा। तो स्टॉक मार्केट में जितने भी पैसे आ रहे जा रहे हैं, जितने इन्वेस्टिंग हो रही है, तो उन सब पे जो
मतलब निगरानी रखता है ना, वो सेबी ही करता है। ये और उससे रिलेटेड जो भी नीतियाँ होती हैं, वही बनाता है। ये सेबी का काम है। तो सेबी स्टॉक मार्केट, वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर हमारी मेन मेन पॉलिटिक्स में बैठ के वहाँ से करती है, डिसीजन लेती है। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण इलाकों से रिलेटेड हो गया, और आरबीआई ये मनी पूरे देश से रिलेटेड हो गया, मनी से रिलेटेड। चलिए, हुंजा, नुब्रा तथा शिगार नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? देखिए, ये नाम ही सबसे अलग लग रहे हैं ना आपको, तो ऑब्वियसली गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी की तो होंगी नहीं, सिंधु की होगी। और ये पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान हिमालय क्षेत्र में बहती है, जो सिंधु नदी का बेसिन है। चलिए, आगे चलते हैं। बायोल्यूमिनेस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, इज वेल मार्क्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। तो बेसिकली जो ऐसे जीव जो अपने अंदर से ना बॉडी से चमक पैदा कर सकते हैं, ये उनके बारे में पूछ रहा है। तो कैटोनोफोरा, ये एक चमकदार समुद्री जीव होता है। इसके अलावा जितने ये सारे ऑप्शन हैं, ये भी जीव है, मगर ये उस तरीके से उस लेवल पे मतलब लाइट एमिट नहीं करते हैं। चलो मैं इसको एक बार हिंदी बता देता हूँ जो मैंने ऐसे लिखा है। सवाल यह है कि कौन सा जीव समूह में बायोल्यूमिनेस का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बायोल्यूमिनेस का मतलब है जब कोई जिंदा चीज खुद से रोशनी पैदा कर सके। इसका सीधा सा जवाब है कैटरोफोरा, जो मैंने बताया आपको। ये एक तरह के समुद्री जीव होते हैं जिन्हें आम भाषा में कॉम जेली, जेलीफिश आपने सुना होगा, समुद्री जीव में देखा होगा, कभी कभी चमकती है, तो उन्हीं टाइप की जो जीव है। ये पानी में चमकते हैं, जैसे रात में जूनों चमकते हैं। उनकी बॉडी में ऐसी चीज होती है जो लाइट बनाती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चमकदार दिखते हैं। और बाकी सारे जैसे विकल्प है ना, ये जेलीफिश वगैरह, गोल्ड क्रीमी और स्पंज वगैरह हैं, ये सारे जितने भी हैं, ये सब अलग अलग प्रकार हैं समुद्री झाड़ और उनसे से हैं। आप इसे पढ़ लीजिएगा। 2001 से 2011 के दशक के दौरान सिख आबादी का अनुपात में कितने प्रतिशत पीपी की गिरावट आई थी? तो इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। 0.2 प्रतिशत की सिख आबादी में गिरावट आई थी। आगे मैं बताऊंगा आपको इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट्स। मूल रूप से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल थी? तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल थी। मतलब ये पूछ रहा है मूल रूप से किसी के लिए, स्टार्टिंग में जब नया नया हमारा संविधान बना था, तब 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं ही शामिल थी। अब वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। अब देखो, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पूछा गया तो 14 भाषाएं थी, इस टाइम अगर प्रेजेंटली पूछ लिया तो 22 भाषा शामिल हो चुकी है। नवनीत में जो नई जुड़ी हैं वो 8वीं अनुसूची के लिए मतलब जोड़ी गई है, वो है जो जैसे कि 14 के बाद जितनी भी आई हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये चारों भाषा 2003 में 90 मतलब 92 संविधान संशोधन के तहत जुड़ी थी, 92 अमेंडमेंट के तहत। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, आप इसको याद कर सकते हैं, मैंने ट्रिक बना दिया है कि ऋग्वेद का इतिहास 35 सदी पहले शुरू हुआ था। आप इस बात को मतलब 3 से 4 बार दोहराएंगे तो आपको लगभग याद हो जाएगा। तो ऋग्वेद का इतिहास 35 सदी पहले शुरू हुआ था। यहाँ मैंने लिखा भी है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेदों में से एक माना जाता है। इसकी रचना का समय लगभग 3500 साल पहले माना जाता है। The need of banks to keep some reserve in liquid form in the short term is called which of following? Bank rate, statutory liquid ratio, cash ratio, repo rate। वो आपने देखा, मैंने ऊपर इसके बारे में बताया था ना, देखिए आगे ना क्वेश्चन। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ कि ऑप्शन को इग्नोर मत मारिए, ऑप्शन के जरिए पढ़िए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, आपको मैं जैसे जैसे बार बार ऑप्शन पढ़ाता हूँ ना, तो आप देखना आपको याद ही हो जाएंगे। तो बैंक रेट क्या था, अभी मैंने आपको बताया था। बैंक रेट रेट वो थे जिसमें आरबीआई बैंक को ऋण देता है लंबी अवधि के लिए। तो बैंक रेट पे देगा ना, बैंक को चाहिए, ऐसे याद कर लीजिए। स्टेचुरी लिक्विड रेशियो, एसएलआर शॉर्ट में, ये याद कर लीजिए। जब बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों जैसे कि सोना, अन्य और अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में तरल रूप में रखा जाता है, तो वही है, मतलब इनको लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है वो पैसा। आगे, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। यह अनुपात जो बैंक अपनी जमा राशि को एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास नगद के रूप में रखता है। तो कैश रिजर्व से क्या है, मतलब कैश है, आप कैश से याद कर सकते हैं इसको। देन लास्ट, रेपो दर। उस टाइम याद है आपको मैंने बताया रिवर्स रेपो, यहाँ देखो रेपो रेट आ गया है। यह वह दर है जब बैंक अल्पकालिक के लिए आरबीआई प्रतिभूतियों को बदले में उधार लेता है। तो रेपो रेट में ये मतलब अल्पकालिक मतलब क्षण भर के लिए, कुछ टाइम के लिए
आरबीआई आरबीआई से लेता है पैसे वगैरह के लिए उधार लेता है बैंक हमारा, तो रेपो है। याद कर लीजिएगा, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ईज़ी याद हो जाएगा। यहाँ मैंने ट्रिक बताई है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन डी? फिश, लिवर, एग एंड ऑरेंज। ऑब्वियसली अपना अगर आपने ज़रा भी पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा ही, फिर भी मैं आपको सच्चे समझा देता हूँ। तो मछली, कलेजी, अंडा, इन सबों में भर भर के विटामिन डी होता है। चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मछली, खासकर वसायुक्त मछली जैसे कि सैल्मन, मैकरेल, विटामिन डी के एक अच्छे स्रोत हैं। कलेजी, लिवर, कलेजी में भी विटामिन डी पाया जाता है। अंडा, एग, एग की जर्दी में भी, मतलब अंडे की जर्दी में भी विटामिन डी होता है। संतरा, संतरा में ना विटामिन सी अच्छे स्रोत में होता है, डी नहीं होता, ये याद रखिएगा। और विटामिन सी किस में होता है, आपको मैं एक आइडिया देता हूँ। जितने भी खट्टे फल है ना, उसमें विटामिन सी होता है, ये बात याद रखिएगा। और इन सब में विटामिन डी भर भर के है। चलिए पढ़ लीजिएगा इसे भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी? याद है मैंने क्या बोला था? ग्रोथ एंड रिपेयर। कट फट जाता है, कौन भरता है? प्रोटीन, राइट। देखा, बस देखते रहिए जादू। स्टार्च बताया था मैंने। तो कार्बोहाइड्रेट जो हम ऊर्जा देती है, लेकिन ये शरीर में, मतलब वही ये बता रहा है। तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है जो हमें ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या बताया था मैंने? जैसे रोटी, अ, चावल, दालें, ये सारी कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। प्रोटीन, प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हैं जो शरीर के ऊतकों, मांसपेशियों, अंगों और एंजाइमों का निर्माण में मतलब मरम्मत का काम करते हैं। वाइटामिन्स, वाइटामिन मैंने आपको बता चुका हूँ। वाइटामिन हमारे शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, लेकिन यह मुख्य रूप से वृद्धि और मरम्मत के लिए नहीं होते। खनिज यानी मिनरल्स, ये भी शरीर के लिए विभिन्न कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हड्डियों को मजबूत बनाना, अ, और मतलब छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उन सबको भरने में काम करते हैं। मतलब जैसे खाने में नमक बराबर होता है ना, तो ये वैसे ही हमारी बॉडी के लिए नमक जैसे। पढ़ लीजिएगा आप भी इसे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हाइड्रोजन सल्फाइड H2S? H2S mainly known for its foul smell like rotten eggs. It may cause fatigue of sense or smell only in short time. देखिए बहुत हार्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में ना अच्छे अच्छे बच्चों ने इसको गलत किया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। हिंदी में मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? H2S मुख्य रूप से सड़े हुए अंडों जैसी दुर्गंध के लिए जाना जाता है, या थोड़े समय में ही सूंघने की क्षमता में थकान पैदा कर सकता है। तो ये दोनों ही बात एकदम सही है। इससे बहुत गंदी स्मेल आती है, और ये सूंघते के साथ आप थकावट महसूस करेंगे बहुत ज़्यादा। चलिए, कश्मीरी महामृग, तिब्बती बारहसिंगा किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? कश्मीरी, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, पर्वतीय वन, राइट। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं और इन सब के बारे में भी। ये दोनों जानवर ठंडे और ऊंचे इलाके में पाए जाते हैं। कश्मीरी महामृग कश्मीर के पहाड़ों क्षेत्रों में, और तिब्बती बारहसिंगा तिब्बत के ऊंचे पठारों में पाए जाते हैं। इसलिए इनका आवास पर्वतीय वन होगा। ठीक है। उष्णकटिबंधीय शाहवाद वन, मैं आपको एक राय दूंगा, जब भी आप हिंदी पढ़ेंगे तो आप ये उष्ण मत पढ़िए करिएगा, आपको याद करने में इजी पड़ेगा। तो कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार समझो, जो हमेशा ग्रीन रहे, एवरग्रीन, हरे भरे, सदाबहार। ये वन गर्म और आर्द्र क्षेत्र में पाए जाते हैं। और कटिबंधीय कटीले, कटीले तो आपको झाड़ियाँ इन सबका आइडिया लग गया होगा। तो कटीले वन तो झाड़ियाँ, ये वन शुष्क यानी कि सूखे और गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान के एरिया में। पर्वतीय वन ऑब्वियसली जहाँ पहाड़ होंगे वहाँ के ऐसे वन पाए जाएंगे, और वहीं ये कश्मीर, महामृग और तिब्बत बारहसिंगा पाए जाते हैं, सदाबहार वन। हाँ, ये जो विकल्प है थोड़ा अस्पष्ट है, फिर मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र और सदाबहार मतलब बेसिकली कह रहे हैं, सदाबहार वन वही होते हैं, वन होते हैं जहाँ प्रॉपर मतलब साल के 12 महीने पेड़ों पे अच्छे खासे पत्ते लगे रहते हैं। चलिए आगे हम अगले वीडियोस में करेंगे। अब वीडियो स्टॉप करने के वक्त है। और हाँ, मैं बता देता हूँ, ऐसी पूरी पीडीएफ आप आराम से देखते जाइए, मैंने कर दी है, आप उसको बस एक बार पढ़ना है, फिर देखिए जादू कैसे जी के आपको समझ में आती है। और आपको ये भी पता चलेगा कि जीके में मतलब क्वेश्चन पूछे क्या जा रहे हैं। हम अंधाधुंध पढ़े जा रहे हैं, जैसे पिनेकल की 2600 क्वेश्चन की बुक है, कोई सेंस नहीं पढ़ने का, वो पढ़ना ही नहीं है। एग्जाम हमसे पूछ क्या रहा है, आपको यहाँ पता चलेगा। इसके आपके मल्टीपल टाइम, मतलब आपने एक क्वेश्चन में ना
सिर्फ़ 1 क्वेश्चन का आंसर नहीं सीखा, आपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए, पता है? ये फ़ायदा है, देखते रहिए। मैंने आपके लिए मतलब अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, जब आप इसे पढ़ोगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। इसमें काफ़ी मेहनत लगी है। तो बताइएगा आपको कैसा लगा? मैं इंतज़ार करूँगा और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, बाय-बाय।